यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जब आपको 5th चैप्टर पढ़ाया था, क्या नाम है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको 3 सब्सटेंस के बारे में बताया था, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो हमने पढ़ तो लिया, ठीक है, हमको हल्का फुल्का आइडिया भी है, बट क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि आप कहीं ना इस चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आप कोशिश करूंगा कि जितने भी हम चैप्टर्स कवर करें तो उनकी इंपॉर्टेंस आपको बताएं कि क्यों आपके सिलेबस में है, और आगे जाके आप अगर फिजिक्स की कोई स्ट्रीम लेते हो या आप किसी फील्ड में जाते हो तो कैसे ये आपकी हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार ये क्वेश्चन भी अराइज करता है कि जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स क्यों दे रखी है कि नहीं, जब उनको डॉक्टर बनना है। तो आज इसका भी एक आंसर मिल जाएगा। बेसिकली जो एमआरआई मशीन होती है ना, एमआरआई मशीन सबको पता होगी ना, वो किस किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड्स के, ठीक है। तो हल्का फुल्का डॉक्टर को भी आइडिया होना चाहिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करती है, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो आज हम जो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं वो केवल किसका देखने वाले हैं, मैग्नेट्स के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेट्स के बारे में। बहुत लंबी कहानी हो सकती थी लेकिन मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है जो आपके केवल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। यशिका पहले क्लिक कर दो, उधर वाला, ये नहीं, हाँ हाँ इधर वाले क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग हुई थी बहुत पहले, बहुत ज्यादा पहले, करीबन करीबन कितनी 2500 साल पहले, ठीक है। उस टाइम पे जो लोग होते थे ना, उनके पास बेसिकली 2 चीजें होती थी मेटल्स की, जिसमें लोहे का इस्तेमाल होता था जनरली जब वो जंगल जाते थे। एक होते थे इनके चप्पल या जूते, क्योंकि जूतों में कील मारते थे, कील ठोक के उसको वो करते थे ना, वो फीते वगैरह लगाना, तो पहले वो होता था। उसके अलावा उनके पास एक भाला होता था, भाला सबको पता है ना, भाला जिससे शिकार वगैरह करते हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो भाला है या फिर जो जूते हैं ना, किसी सर्टेन टाइप ऑफ स्टोन्स से ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब कुछ पत्थर हैं जो इन पे चिपक जा रहे हैं और इनसे अलग नहीं हो रहे हैं। समझ में आया क्या बोला, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई ये ना लेबोरेटरी थी, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना बैटरी थी, लेकिन उस टाइम पे भी क्या कहते हैं, कुछ सेपट थे। सेपट मतलब पता है ना, जो भेड़, हाँ भेड़ बकरी चलाते, तो उनके आयरन टिप्ड स्टाफ में और या फिर जो सैंडल में आयरन नेल थी उनमें एक स्टोन चिपक जाता था ब्लैक कलर का, ठीक है। अब वो उनसे अलग करने की कोशिश करते थे लेकिन फिर भी क्या करते थे, उसमें चिपक ही जाते थे। तो वहां से डिस्कवर हुआ था कि अर्थ पे कुछ नेचुरली ऑकरिंग ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल से क्या रहते हैं, हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो फिर उसके बाद लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया कि भैया क्या ये जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो कि एक पत्थर है, क्या ये हर चीज पर चिपकता है। तो ऐसा फाइंड आउट है, नहीं, हर चीज पर नहीं चिपकता। क्या लकड़ी पे चिपकता है, नहीं। क्लॉथ पे चिपकता है, नहीं। गोल्ड पे चिपकता है, नहीं। सिल्वर पे चिपकता है, नहीं। किस पे चिपकता था, आयरन पे चिपकता था। तो फिर ये सोचने पर लगी कि आयरन पे ही क्यों चिपकता है। इस तरह की साइकोलॉजी बनने लगी, ऐसा क्या है इस पत्थर में कि ये किस पे चिपक रहा है, केवल आयरन पे ही चिपक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके बाद एक और डिस्कवरी करी गई जो कि आप प्रॉपर्टी में पढ़ते हो कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हमेशा अलाइन करे तो किस डायरेक्शन में जाता है, वो नॉर्थ या साउथ के डायरेक्शन में जाता है। तो उस टाइम पे इस पत्थर को ऐसे रखा जाता था, एक पानी के ऊपर एक प्लेट रख दी, उस प्लेट में पत्थर रख दिया। अब होगा क्या, क्योंकि पानी का फ्रिक्शन बहुत कम होता है तो ये पत्थर क्या करेगा, आराम से पानी में क्या हो पाएगा, रोटेट हो पाएगा। और ये देखा गया कि ये पत्थर हर बार कहां जा रहा है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अभी हमें तो रीजन पता है लेकिन उस टाइम पे आप सोच के देखो, जब उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल पावर नहीं थी तो उस टाइम पे उनको कैसा फील होता होगा कि भैया ये एक पत्थर है जो कि हर बार सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे पता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन कहां पे है। तो उस टाइम पे क्योंकि साइंस नहीं थी, इतने ज्यादा रिसर्च नहीं थी, तो उसने इसको कैसा नाम दिया, एक मैजिकल पावर का नाम दिया। मतलब इसको एक जादू ही, जैसे अभी भी तुम समझते हो ना, कुछ चीज को हम समझ नहीं पाते हैं तो उसको क्या नाम दे देते हैं, जादू है ये, जो बाबा लोग भी करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम लिए, कोई गर्म दूध को लग रहा है जल नहीं रहा, ठीक है, वो सारा का सारा बेसिक साइंस है, बस आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, उसके पीछे है साइंस, ठीक है। तो किसी ने उसको सस्पेंड किया, उसने फाइंड किया कि हमेशा कहां रोटेट कर रहा था, हमेशा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जेट द स्टोन समाउ न्यू वेयर द नॉर्थ वाज, मतलब स्टोन को हमेशा पता था कि नॉर्थ की डायरेक्शन कहां पे। अभी उस पत्थर का नाम हम क्या रखते हैं, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट बेसिकली अभी, पहले नहीं, पहले इसका नाम कुछ और था, अभी इसको किस नाम से जाना जाता है, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली धरती के अंदर फाउंड होते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, नेचुरली मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसको ऑब्जर्व करने के बाद किसी को ये नहीं पता था कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, क्योंकि उस वक्त तो ये नाम भी नहीं गिवन था, क्योंकि मैग्नेट जैसी कोई चीज भी होती है, ठीक है। बस इसको क्या बोल दिया गया था, मिस्टीरियस स्टोन, और इसके पास क्या है, एक इनविजिबल पावर है, ठीक है। अब ये मिस्ट्री बढ़ती गई कि आयरन को ही क्यों जा रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों जा रहा है। तो सबने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि इसके पास क्या है, एक मैजिकल पावर्स है उस टाइम पे, ठीक है। मतलब लोगों को पागल बनाना आसान था कि किसी को भी बोल दो भैया ये पत्थर ले लो, बहुत मैजिकल है ये, ठीक है। जैसे अभी होता भी है, वो हाथ में पहनाते नहीं वो अलग अलग,
ठीक है, अंगूठी वगैरह। अब आई डोंट नो उसमें मैजिकल पावर होती है कि नहीं होती है, ठीक है, भगवान जाने। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम विलियम गिलबर्ट एक बेसिकली बायोलॉजिस्ट था, फिजिसिस्ट नहीं था, फिजिशियन था। फिजिशियन मतलब बेसिकली डॉक्टर था। अब डॉक्टर था तो डॉक्टर का तुमको पता है, डॉक्टर नेचुरली किसमें बिलीव करते हैं कि भैया अगर ये चीज है तो किसी एक रीजन की वजह से ही होगी, अपने आप नहीं होगी। तो जब उसने ये चीज देखी ना तो उसने ये कंप्लेन करी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी स्टोन के पास क्या हो, एक मैजिकल पावर हो। ठीक है, बट इफ द स्टोन इज नॉट मैजिकल एट ऑल, क्या कहता है कि उसने बोले बिलीव किया कि क्या पता स्टोन में कोई भी मैजिकल पावर हो ही ना, बल्कि क्या कर रहा हो, ये केवल नेचुरल लॉस को ओबे कर रहा हो। नेचुरल लॉस मतलब नेचर में जो भी होवे, जैसे एक नेचुरल लॉ है कि कोई भी चीज को गिराओगे तो हमेशा कहां जाएगी, ग्रेविटी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो उसने बहुत सारी चीजें करके वो करा, एक्सपेरिमेंटेशन किया, और बाद में उसने ये बोल दिया कि वो धरती में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि धरती खुद एक कैसे बिहेव करती है, जाइंट मैग्नेट की तरह। मतलब उसने खुद बोला कि धरती की खुद की भी एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस वजह से हमेशा एक मैग्नेट कहां जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि धरती खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करी। एट दैट टाइम डेफिनेटली किसी ने उस पर बिलीव नहीं किया कि भैया धरती में कैसा मैग्नेट हो सकता है, धरती तो गोल, उस वक्त तो धरती को चपटी माना जाता था एक टाइम पे तो। ठीक है, तो काफी इस चीज पे बहसबाजी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो विलियम गिलबर्ट डिड नॉट डिस्कवर द मैग्नेटिज्म, इसने मैग्नेटिज्म की तो खोज नहीं करी, लेकिन इसने डिस्कवर किया इवन मोर इंपॉर्टेंट हाउ टू स्टडी मैग्नेटिज्म। मतलब इसके खोज के बाद ही कि भैया ये मैग्नेट धरती की एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट में इसलिए जा रहा है क्योंकि धरती खुद भी एक तरह का मैग्नेट है। इसके बाद साइंटिस्ट ने इसको आर्ग्यू करने के लिए उस पर क्या करी, बात बहुत ज्यादा रिसर्च करी, तो वहां से मैग्नेटिज्म को पढ़ना स्टार्ट हुआ कि यार कि मैग्नेटिज्म खुद में भी एक क्या है, एक फील्ड है जिसको क्या करना चाहिए, लोगों ने पढ़ना चाहिए। मैग्नेटिज्म खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंटेशन किया, और वही एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से जितने भी लॉस तुम पढ़ रहे हो, एम्पियर सर्किटल लॉ या जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा, वो सारे के सारे इसी के बाद सब्सिक्वेंट आते गए, नए नए साइंटिस्ट आते गए और मैग्नेटिज्म को स्टडी करने लग गए कि मैग्नेटिज्म कैसे बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलो, आगे चलो। ठीक है, आफ्टर विलियम गिलबर्ट, ठीक है, सबको ये पता चल गया था कि अर्थ कैसे बिहेव करती है, ग्रेट। ठीक है, बट अ ह्यूज स्टोन, व्हाई डज अ मैग्नेट अट्रैक्ट ओनली आयरन, पर ये क्वेश्चन ना अभी भी आंसर नहीं था। कौन से, कि केवल जो मैग्नेट होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, केवल आयरन को क्यों अट्रैक्ट करता है वो। ठीक है, आयरन के अलावा बेसिकली तीन चीजों पे और अट्रैक्ट करता था, एक तो है निकल, एक है कोबाल्ट, इन तीनों चीजों पे अट्रैक्ट करता था। कौन कौन से, आयरन, कोबाल्ट, निकल। किसको अट्रैक्ट नहीं करता था, कॉपर, गोल्ड, वुड। ठीक है, सो एवरीवन बिलीव दैट ओनली अ फ्यू स्पेशल मटेरियल्स हैव मैग्नेटिक पावर। तो उस टाइम पे बिलीव किया गया कि मे बी यूनिवर्स में कुछ ही चीजें ऐसी होती जिसको मैग्नेट क्या कर सकता होगा, अट्रैक्ट कर सकता होगा, कुछ ही चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई क्योंकि मैग्नेटिज्म की पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, अलग अलग साइंटिस्ट मैग्नेटिज्म को स्टडी कर रहे थे, और वहां से ये जब स्टडी हुई तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि केवल तीन ही चीजों पे मैग्नेटिक पावर्स है। ये पाया गया कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैव मैग्नेटिक पावर्स। जितने भी यूनिवर्स में चीजें हैं सबके पास क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पावर्स हैं, बस वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो मैग्नेटिक पावर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। मतलब इसके पास भी मैग्नेटिक पावर है, लेकिन क्योंकि मैं इसके पास मैग्नेट रखूंगा तो वो जो फोर्स लगेगा वो इतना स्मॉल होगा ना कि मेरा हाथ कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो उसी टाइम पे इसका खोज हुई थी, गोए, पता नहीं क्या बोलेंगे, गोए बैलेंस। बेसिकली एक तरह का ये क्या था, इंस्ट्रूमेंट था जो कि ये बताता था कि किस ऑब्जेक्ट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे पता चलता था, देखो यहाँ पे एक वेइंग मशीन रखी पड़ी है, इसके बाद दूसरे एंड में ना एक मटेरियल रखा पड़ा है, और उस मटेरियल के अगल बगल दो मैग्नेट रखी गई हैं। ठीक है, अब होगा क्या, देखो अगर ये जो पीस होगा, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ये अट्रैक्ट होगा, तो ये नीचे जाएगा, ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर बैलेंस करने के लिए इस पे क्या रखना पड़ेगा, वापस वेट रखना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा वेट रखना पड़ेगा मतलब उतना ज्यादा ही मैग्नेट क्या है, स्ट्रांग है। क्योंकि अगर ये जो बीच वाली चीज होगी, ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल होगी, इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आयरन, कोबाल्ट तो ऑलरेडी डिस्कवर हो गए थे, बट इसी में जब मैंने कॉपर रखा, क्या रखा, कॉपर। कॉपर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, कॉपर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, और वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि हमेशा रिपल्शन होगा। क्या होगा, तो अगर इसमें आप कॉपर रखोगे ना, अब क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कॉपर को क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो उसको कहां करेगी, ऊपर की तरफ उठाएगी। तो जैसे ऊपर की तरफ उठाएगी तो ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें से वेट को क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिहेव एज मैग्नेट। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बिहेव करते हैं और कुछ कैसे बिहेव करते हैं, बहुत वीक तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। ये बात समझ में आई, इसी का इसको मत हिलाना बस प्लीज। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद ठीक है,
तो उसके बाद ये पता चला कि हर मटेरियल के पास क्या है, टाइनी मैग्नेटिक फोर्स है। क्या है? टाइनी मैग्नेटिक फोर्स है। इवन मटेरियल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, वुड, ग्लास, मतलब चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, हर किसी के पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। बस वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो आराम से दिख जाती है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा वीक होती है तो इजीली नहीं दिखती। उसको डिटेक्ट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है। अब राइट नाउ ये इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि आपके ब्रेन की मैग्नेटिक फील्ड को भी रीड किया जा सकता है। हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको भी रीड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर कट है कि सबके अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। ठीक है जैसे का नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद फेमस साइंटिस्ट फेरेडे। ठीक है, फेरेडे ने सारी चीजें चेंज कर दी। उसने ये बोला कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग विच मटेरियल्स आर मैग्नेटिक, व्हाट इफ एवरी मटेरियल इज मैग्नेटिक बट इन अ डिफरेंट वे। फेरेडे फॉर द फर्स्ट टाइम ये बोला कि ये बोलने की जगह कि भैया कि कुछ चीजें मैग्नेट होती है, बल्कि ये बोलो कि सारी ही चीजें मैग्नेटिक हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। मतलब इसने ही पहली बार बोला कि हर चीज कैसे बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, लेकिन हर किसी का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसने 1845 में बोला एक एक्सपेरिमेंट के बाद कि भैया एवरी सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, कि सारे के सारे सब्सटेंस किसको बिहेव करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं। सम आर अट्रैक्टेड, कुछ अट्रैक्ट होते हैं, सम आर रिपेल, कुछ रिपेल होते हैं। ठीक है, सम रिस्पॉन्ड वेरी स्ट्रांगली, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सम रिस्पॉन्ड वीकली, कुछ वीकली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहीं पे मैग्नेटिज्म की जो स्टोरी होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। कि यूनिवर्स में जब हमने डिस्कवर किया था कि कुछ पत्थर थे जिसमें मैग्नेटिक पावर थी, फिर हमने ये डिस्कवर किया कि वो पत्थर केवल 3 चीजों को पीछे अट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन से थे, आयरन, कोबाल्ट और निकल। उसके बाद फिर और रिसर्च हुई, ये पता किया गया कि जितने भी मटेरियल हैं वो सब के सब मैग्नेटिक हैं, लेकिन कुछ स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, कुछ वीकली बिहेव करते हैं, कुछ रिपेल करते हैं, कुछ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था केवल क्या, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन किया गया तो ये पाया गया कि कुछ सब्सटेंस है जो कि हमेशा क्या करता है, रिपेल करते हैं, तो उनको किस में डाल दिया जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। बेसिकली एक एग्जांपल है, उसमें हो क्या रहा है, एक मैग्नेट है और मैग्नेट के नीचे कॉपर है, और कॉपर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कॉपर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, कॉपर हमेशा क्या होगा, रिपेल होगा। तो अगर नीचे कॉपर हो और मैग्नेट को आप उसके ऊपर रखने की कोशिश करोगे ना, तो मैग्नेट नीचे जाएगा ही नहीं, रिपल्शन की वजह से वो हवा में ही क्या करता रहेगा, लेविटेट करता रहेगा। इसको मैग्नेटिक लेविटेशन भी बोलते हैं। ये पता नहीं कुछ होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं लगता होगा, मेरे को भी नहीं पता ये क्या है। ठीक है, फिर आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। तो मतलब जो इनिशियल क्लासिफिकेशन था वो केवल 2 स्टडी पे किया गया था कि कुछ चीजें मैग्नेट की तरफ जाती है, कुछ चीजें मैग्नेट के अवे जाती है। जो अवे जाती हैं वो कौन सी मटेरियल होंगी, और जो पास जाते हैं तो पैरा होगी। ठीक है, नेक्स्ट। बट धीरे धीरे रियलाइज किया गया कि यार जो मैग्नेट की तरफ भी जा रही है ना, उसमें भी कुछ मटेरियल ऐसे जो कि बहुत स्ट्रांगली जा रही है, जो बिल्कुल मैग्नेट की तरफ भागे जा रहे हैं। तो ऐसा फाइंड आउट किया कि नहीं, पैरा को भी किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट में, एक होगा पैरा, एक होगा फेरो। पैरा मैग्नेटिक में वो सब्सटेंस होंगे जो कि मैग्नेट की तरफ जाएंगे तो सही, लेकिन कैसे जाएंगे, बहुत वीकली, हल्के हल्के जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो बहुत स्ट्रांगली क्या करेंगे, बिहेव करेंगे किसमें, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देयर अट्रैक्शन वाज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल वही 3 है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। और यही मटेरियल होते हैं जो कि क्या बन सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। तो आप ये अगर डायग्राम देखो तो डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, ऊपर नीचे से। पैरामैग्नेटिक में कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और फेरो में तो सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बट व्हाई डज एवरी मटेरियल रिस्पॉन्ड, क्यों हर एक मटेरियल क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी, मैं आपको एक बार और बता देता हूं इन केस अगर किसी को नहीं पता। ठीक है, ऑल्दो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो आप बहुत ही फ्यूचर में जाके पढ़ सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स से दिया जाएगा, वो इससे दिया भी नहीं जाएगा, बट जो आपके सिलेबस वाला एक्सप्लेनेशन है वो दे देता हूं। ठीक है, देखो हर एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, कैसे भी मूव करता है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही बनेगी, ये यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है, हमने ये कैसे फाइंड आउट किया, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर थी जिसका करंट फ्लो रहा था, उसके अराउंड क्या बन रही थी, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब उस करंट कैरिंग वायर में एक्चुअली फ्लो क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो बेसिकली जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका अराउंड क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं, हर जगह, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें बेसिकली ये फाइंड आउट किया कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने थोड़ा बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जिसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का एक अपोजिट वर्जन भी होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी तो एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। तो जितने भी मटेरियल्स हैं जो कि कैसे बिहेव करते हैं,
डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, उसका मतलब वो मटेरियल डायमैग्नेटिक इसीलिए क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी नीचे, एक की लेफ्ट है तो एक की क्या होगी राइट होगी, ठीक है, एक की इधर है तो एक की क्या होगी इधर होगी। तो क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि मान लो किसी की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ 10 यूनिट है तो किसी की क्या होगी नीचे की तरफ 10 यूनिट, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। फिर ये पूछा गया कि अगर ऐसा ही होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के टाइम पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे जाती है। तो होता यह है कि जैसे ही इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इनमें से कोई एक कंपोनेंट स्ट्रांग हो जाता है, कोई भी एक कंपोनेंट क्या हो जाता है स्ट्रांग हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, यह हमने उसमें पढ़ा था फैराडे के लॉ में। जब भी किसी भी चीज से मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने ले जाते हैं, रिवॉल्व करने ले जाते हैं। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो कुल मिलाकर बस इतना समझो कि जैसे ही आप उसको किस में रखते हो, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, वेरस दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या रहती है कम ही रहती है। तो मान लो ये अगर 10 यूनिट था, मतलब ये वाला अगर 10 यूनिट था तो ये मान लो 12 हो गया, इधर वाला केवल क्या ही रहा 10 ही रहा। तो क्योंकि एक 12 10 से क्या है ज्यादा है तो 2 यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो इवन दो इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद भी ये मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करेगा, क्योंकि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैग्नेटिक फील्ड को स्लाइटली क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरे तरह के मटेरियल्स। दूसरे तरह के मटेरियल्स क्या होते हैं बताओ, ये तो हो गया डायमैग्नेटिक। दूसरा कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी किसके बने होंगे, हर चीज इलेक्ट्रॉन्स की बनी पड़ी है, तो पैरामैग्नेटिक भी किसके बने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के। तो पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म की तरह क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि इसमें पाया गया कि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होंगे, अनपेयर्ड, मतलब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इसी के बगल में कोई और एटम भी होगा, उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो नीचे की तरफ होगा, कोई लेफ्ट की तरफ होगा, कोई राइट की तरफ होगा। अब ये समझ में आ रहा है ये पिछले वाले से कैसे अलग है। पहले वाले में डायमैग्नेटिक में एक ही एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन थे और दोनों अपोजिट थे, एक ऊपर था तो एक नीचे था। इस बार अलग अलग एटम के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक ही है, लेकिन क्योंकि अलग अलग एटम्स के अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। समझ में आया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट होगा तो एक राइट होगा, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। अब ध्यान रखना ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन है अलग एटम का है और ये जो इलेक्ट्रॉन है अलग एटम का है, तो अभी भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। और इस बार क्यों आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, हालांकि फिजिक्स में नहीं है, ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं, फिजिक्स में तो ऐसा लिखना भी नहीं है आपको। ठीक है, तो इसको जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते थे, शिफ्ट कर देते, अलाइन कर लेते थे। समझ में आया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते थे, इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे। फिर इसके बाद जो तीसरे मटेरियल थे कौन से थे बताओ, फेरोमैग्नेटिक। क्या थे, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी क्या थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें भी अलग अलग एटम के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसकी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। बट इसमें यह पाया गया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, अब डोमेन फॉर्मेशन मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन के इलेक्ट्रॉन्स केवल किस में रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। किस में रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में। इसको एक्सचेंज इंटरेक्शन बोलते हैं, हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अभी भी जीरो, क्योंकि इस डोमेन के जितने इलेक्ट्रॉन्स है और इस डोमेन के जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट होगा। वैसे ही कोई नीचे की तरफ होगा तो कहीं क्या होगा, ऊपर की तरफ, तो उसको क्या कर देगा वो, कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये पैरामैग्नेटिक से क्यों अलग है, सबसे पहली चीज इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एक डोमेन के, वो किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं करते कि तू डायरेक्शन चेंज कर सकता है। या तो सारे इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन करेंगे या एक भी नहीं करेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, ये सारे इलेक्ट्रॉन या तो इधर की तरफ रहेंगे या सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रहेंगे, एक डोमेन के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ रहेंगे। तो जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो क्या होता था, जितने भी डोमेन्स के इलेक्ट्रॉन है वो सारे कहां चले जाते थे, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, सब इधर की तरफ ही चले जाते थे। और ये सबसे अच्छे मैग्नेटाइज क्यों होते थे बताओ, कोई बताएगा, क्योंकि यही डोमेन ना, यही जो डोमेन फॉर्मेशन है
जो यहाँ पे था वो यहाँ पे भी, बस इसमें क्या फर्क है, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में, इसमें सेम डायरेक्शन में। तो अब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड पहले लगाई थी इसको चेंज करने के लिए, अब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी तो भी एक इलेक्ट्रॉन अब अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मान लो ये कोशिश करे कि नहीं अब तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैं अपने आप को क्या कर देता हूं, वापस ऊपर की डायरेक्शन में कर लेता हूं, तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन अलाउ करेंगे? नहीं, वो बोलते हैं नहीं भाई, या तो सारे उधर होंगे या एक भी नहीं होगा। तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से अलग था। पैरामैग्नेटिक में डोमेन फॉर्मेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। पैरामैग्नेटिक में हर एक इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन था, हर एक इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से बिहेव करता था, तो वहां हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी मनमानी थी। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो फेरोमैग्नेटिक था उसमें डोमेन फॉर्मेशन था, एक ही इलेक्ट्रॉन की अपनी मनमानी चलती ही नहीं थी, उसको सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अपने आप को मूव करना था। इसलिए फेरोमैग्नेटिक सबसे कैसे मैग्नेट थे, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स पाए गए थे। ठीक है, तो यहां से फेरेडे का आंसर मिल गया कि क्यों हर एक एलिमेंट बोल रहा हूं, हर एक आइटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि हर एक आइटम में एटम्स होंगे, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब या तो वो पेयर्ड होंगे या फिर वो अनपेयर्ड होंगे। अगर वो पेयर्ड होंगे तो वो कैसा मटेरियल हो गया, डायमैग्नेटिक। अगर वो अनपेयर्ड होंगे तो पैरा भी हो सकता है, फेरो भी हो सकता है। अगर उसी अनपेयर्ड में डोमेन फॉर्मेशन होगी तो फेरो में शिफ्ट हो जाएगा, नहीं होगी तो पैरा में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एवरी एटम्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, एवरी इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट। हर एक इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, टाइनी मैग्नेट की तरफ, क्योंकि उसका ऑर्बिटल मोशन होता है न्यूक्लियस के मूवमेंट की वजह से। इसीलिए एवरी एटम के पास क्या होती है, एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेचर। अब सबसे पहले आ जाती है डायमैग्नेटिज्म, कि हम डायमैग्नेटिज्म पढ़ क्यों रहे हैं, डायमैग्नेटिज्म हमारी कैसे हेल्प कर रहा है डेली लाइफ में। तो सबसे पहले नेचर तो पता है ना, ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स को। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्रेफाइट। ये सारे के सारे कैसे एलिमेंट है, डायमैग्नेटिक एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। कहां पे काम आता है ये, एमआरआई में। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म की स्टडी के बाद ही हमने क्या बनाई, एमआरआई मशीन बनी। देखो, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो कैसा है, हम कौन से में आइडेंटिफाई करेंगे खुद को, डायमैग्नेटिक। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे खुद को, डायमैग्नेटिक। इसीलिए ही हमको एमआरआई मशीन के अंदर डाला जा सकता है। सपोज करो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती तो क्या होता, हम अट्रैक्ट हो जाते, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते, चिपक जाते मशीन से, क्योंकि एमआरआई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है पूरी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि एमआरआई मशीन आपकी टिश्यू को स्टडी करने के लिए काम आता है। जैसे बोन्स को स्टडी करने के लिए क्या काम आता है, एक्सरे। एमआरआई आपके टिश्यू को स्टडी करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के दिमाग में ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब पता है ना, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, स्किन की ग्रोथ हो रही है। अब दो ही तरीके, या तो सर्जरी करो, फाड़ के देखो कि भैया ग्रो हो रही है कि नहीं, या फिर एमआरआई करो। एमआरआई मशीन में जब भी कोई इंसान जाता है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड्स आती है। अब क्योंकि इंसान की बॉडी किससे बनी पड़ी है, वाटर से बनी पड़ी है, और वाटर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें जाती है तो वो डायमैग्नेटिक वाटर मॉलिक्यूल क्या करते होंगे, उसको अपोज करते होंगे। ठीक है, तो समहाउ एक इसके जो अटैच्ड कंप्यूटर है उस चीज को स्टडी कर लेता है कि इसके कहां कहां पे टिश्यू के जो मॉलिक्यूल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो उस तरीके से एक इमेज बन जाती है, जस्ट बिकॉज वी आर व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो डायमैग्नेटिज्म पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे पता चल जाता है कि कौन सी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करने वाले हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा एक आपका और काम आ जाता है प्रिसीजन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है, ये बेसिकली कॉपर का वो है स्केल, क्या बोलते हैं उसको, वर्नियर कैलिपर शायद यही बोलते हैं ना। अब ये कहाँ काम आएगा, मान लो आपको एक ऐसी जगह काम करना है जहां पे चारों तरफ मैग्नेट है, चारों तरफ क्या है, मैग्नेट। क्या वहां आयरन का सामान लेके जाओगे, क्या आपसे काम कर पाओगे, नहीं। आप ऐसे करके कर रहे होगे, ऐसे हाथ वहां चले जाएगा, ऐसे करके काम करोगे, ऐसे हाथ चले, कभी ये वाली मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, ये वाली मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, ये वाली मैग्नेट। तो आपको कैसे सब्सटेंस चाहिए होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अफेक्ट ना हो, जिन पर वीक मैग्नेटिक फील्ड हो। तो डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होती है, बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जानना चाहेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस डायमैग्नेटिक, जिससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर भी काम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट। फिर जाते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या जाते हैं, क्या है पैरामैग्नेटिज्म, जो कि वीकली मैग्नेटाइज लेकिन सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, ये भी काम आते हैं, वही एमआरआई में। अब कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कई बार जब भी आप टिश्यू को डिटेक्ट करते हो, क्या करते हो, टिश्यू को डिटेक्ट करते हो, तो ये पता नहीं चलता है कि जो मतलब जो भी चीज डिस्कवर करी गई है वो ट्यूमर है या डैमेज ब्लड वेसल है या फिर इन्फ्लामेड टिश्यू है, मतलब इसका नहीं पता चल जाता। तो ना तब उस इंसान की बॉडी में ना जानबूझ के पैरामैग्नेटिक
क्या कहते हैं, ये गैडोलीनियम, ठीक, एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, 64 में पाया जाता है। इसको जानबूझ के इंसान की बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर टिश्यू में, ठीक है, जिससे ये पता चल जाता है कि अब पूरी बॉडी डायमैग्नेटिक है और वो जहां पे इंजेक्ट किया जाएगा वही केवल क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो उस ऑर्गन को अलग से क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब फेरोमैग्नेटिक क्यों नहीं इंजेक्ट करते, पता होगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक अगर डालोगे तो क्या होगा, वो वाला पार्ट खिंच के बाहर आ जाएगा। किसी ने वाली मूवी देखी है जो अभी आई थी, कुछ टाइम पहले आई थी, क्या बोलते तो, फाइनल डेस्टिनेशन 5, देखना उसमें यही होता है। उसमें हॉस्पिटल में एक बंदा एमआरआई मशीन को ऑन कर देता है, तो वहां से व्हील चेयर, चाकू, सिरिंज, सब ऐसे 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 जाता 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 है, ठीक है, चेयर में मुड़ मुड़ के पूरा इंसान, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील होती है, ठीक है। तो कभी भी आपको अपनी ही बॉडी में डिस्टिंग्विश करना हो कि ये वाला पार्ट इस पार्ट से अलग दिखे, तो उस बॉडी में क्या इंजेक्ट किया जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आ गया फेरोमैग्नेटिक। कैसा नेचर है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, बहुत ही प्यारे मैग्नेट्स होते हैं, और कहाँ काम आते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीज में काम आते हैं, सबसे ज्यादा ये काम आते हैं। नेक्स्ट कर दो, अब तो ये तो पता ही होगा तुम्हें कहाँ कहाँ काम आते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स क्या डिवाइस होता है पता है ना, इसको हम पढ़ेंगे भी अभी अल्टरनेटिंग करंट में। उसको इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये पंखे वंखे सब जगह लगे होंगे परमानेंट मैग्नेट्स। अब क्यों लगे होंगे पता है ना, टॉर्क वाली डेरिवेशन करी है ना हमने, 2 परमानेंट मैग्नेट चाहिए जिसके अंदर एक कॉइल रोटेट करे। हाँ, वो टॉर्क, जब भी एक कॉइल को उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है उसमें टॉर्क लगता है। गैलोमीटर पढ़ाया था, सेम वही प्रिंसिपल है, ठीक है। मैग्नेटिक क्रेन्स, क्रेन्स मतलब पता है जो गाड़ी को ऐसे चिपका के, तो वहां भी क्या काम आते हैं हमारे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स, रेफ्रिजरेटर मैग्नेट पता है ना, वो अपने आप ही चिपक जाता है उससे, तो वहां भी क्या काम आते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब समझ में आया क्या मैग्नेटिज्म है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे काम आएगा, कितनी कितनी चीजों को आपको पढ़ना है। मेनली 3 ही चीजों को पढ़ना है, क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और तीनों कैसे एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। चलो उसको बंद कर दो और हम करते हैं क्वेश्चंस।